हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। एग्जाम धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है ना। शादियां भी चल रही हैं, तो आधों के यहाँ तो शादी भी होगी, किसी की रिश्तेदारी में आस पड़ोस में। तो ज़्यादा शादियों में ना जाएं, तैयारी करते रहें क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल आने ही वाला है ना। तो हम कर रहे हैं हिंदी की पेडागोजी। 5 क्लासेस हम कर चुके हैं जो कि फुल ऑफ कंटेंट है और पीवाईक्यूज के साथ हैं। बाकी हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो बने रहिए लास्ट तक और एंड में बताइए कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए और कितने सही हुए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। यानी क्या है, वर्ड वोकैब सिखाना चाह रहे हैं वो बच्चे को, तो क्या कौन सा तरीका इफेक्टिव होगा टीचर का, तो बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है कहानी और चित्रों का प्रयोग करके, कि बच्चे को कहानी पढ़वाएं या कोई भी पैसेज पढ़वा रहे हैं, गद्य पद पढ़ा रहे हैं, उसमें जो शब्द आ रहे हैं उनसे बताएं कि ऐसे उनकी वोकैब अच्छी होगी। चित्रों के माध्यम से कोई भी चित्र दिखा रहे हैं, फिर उससे बता रहे हैं कि ये चीज है ना। या फिर दोहराव और ड्रिल का प्रयोग करके, कि रिपीटेशन से, भाई रटो इन्हें 10 बार रिपीट करो, 5 बार रिपीट करो, है ना, या फिर ड्रिल करो, तो इससे होगा। तो ये तो गलत है। आगे चलते हैं, लिखित अभ्यास का प्रयोग करके, कि भाई लिख के वर्कशीट पे इस वर्ड को आप 10 बार लिखें। जैसे बहुत बार होता है ना कि ये सब तुम्हारा गलत हो गया, इसे 10 बार लिखो, तो ऐसा भी नहीं करना है। पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, कि बुक में अंडरलाइन करवा दें कि भाई ऐसे ऐसे रीडिंग करते चले जाओ, जहां डिफिकल्ट वर्ड आए गोला लगा देना, तो ये भी तरीका गलत है ना। तो बच्चे को हमें किस तरह से पढ़ाना है, भाई ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कराना है, उसके दैनिक जीवन से जोड़ना है। तो उसे कहानी के माध्यम से बता सकते हैं, चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं, तो ये अच्छा मेथड है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषावाद। तो बताइए क्या उद्देश्य है। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषा का उपयोग कराना। तो भाई बच्चों की जहाँ भाषा का प्रयोग हो रहा है, बच्चों की लैंग्वेज को रेस्पेक्ट की जा रही है, बच्चों की भाषा प्रयोग हो रही है, उससे अच्छा ऑप्शन क्या होगा, आगे भी पढ़ लेते हैं। शिक्षार्थियों की यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाएं, कि टीचर पे अगर 10 भाषा आती है ना तो बच्चे को 10 ही सिखाए, तो वो बहुभाषावाद थोड़ी हो गया, वो तो टीचर अपनी नॉलेज को थोप रहा है। बहुभाषावाद का मतलब होता है अलग अलग पृष्ठभूमि से अलग अलग भाषा वाले जो बच्चे आ रहे हैं उनके साथ दूसरा बच्चा भी सीख रहा है, जैसे डिस्कशन से, ऐसे ही सिंपल माहौल से, नेचुरल तरीके से, तो वो होता है बहुभाषावाद। तो ऐसा थोड़ी है कि टीचर आके सिखाएगा 10 भाषा, ये गलत है ना। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषा का उपयोग करना है, क्लासिकल लैंग्वेज चलाएं, कि बच्चों को क्या है, सभी को संस्कृत पढ़ाएं, है ना, तो ये भी गलत है। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृत के लिए मातृभाषा सीखने में सक्षम बनाना, यानी जॉब के लिए पढ़ाएं, तो भैया ये तो गलत है। जहां नौकरियों आ गया, जॉब आ गया, तो ये तो नेगेटिव है ही, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन भी कट गया हमारा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बहुत अच्छा है कि बच्चों की भाषा उपयोग कराना है, बच्चों से कराना है या बच्चों की भाषा का यूज कराना है, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, यानी लैंग्वेज से कौन सी बुद्धि संबंधित है। 8 तरह की बुद्धि पे ये बात करते हैं। इन्होंने भाषा की बुद्धि भी दी है, म्यूजिक की भी दी है, स्पेशल इंटेलिजेंस, स्थैनिक, ठीक है, अंतवैयक्तिक, ठीक है, और लॉजिस्टिक यानी तार्किक बुद्धि भी दी है, ठीक है। तो देखते हैं कौन सी है, प्रवाह सटीकता बुद्धि या फिर भाषाई मौखिक बुद्धि। भाई भाषा की बुद्धि है तो भाषाई बुद्धि होगी, हमारा ऑप्शन तो हमें मिल गया। शब्दावली व्याकरण बुद्धि या दृश्यात्मक के स्थानीय बुद्धि, तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। देख के ही पता चल रहा है भाई भाषा की बुद्धि है तो भाषाई बुद्धि होगी, है ना, ठीक है, यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है। गार्डनर ने दी है ना, ये मैंने ये कराया हुआ है टॉपिक, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं, तो बताइए।
समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, चलो ये भी ठीक है कि अच्छा एनवायरनमेंट हो, समृद्ध शब्दावली हो, यानी बच्चे को बहुत अच्छी वोकैब सिखाया जाए और इफेक्टिव लेक्चर दिया जाए, इफेक्टिव तरीके से पढ़ाई जाए, चलो मान लेते हैं। अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, यानी दूसरे के जो कल्चर है उसकी रेस्पेक्ट करना, बच्चे की भी रेस्पेक्ट करना और भाषा की भी रेस्पेक्ट करना, जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं, तो ये भी ठीक है। सीमित रोजगार के अवसर देना, भैया रोजगार आ गए यहाँ पे, जहाँ जॉब या नौकरी और रोजगार या ऐसे वर्ड आ जाए ना तो आंख बंद करके कट कर देना, ठीक है। हमें बच्चे के लिए रोजगार के लिए नहीं पढ़ाना, नौकरी के लिए तैयार नहीं करना, उसे नौकर नहीं बनाना है ना। वो तो हमारा नेचर ही ऐसा, हमारी प्रकृति ऐसी हो गई कि भाई नौकरी हमें करनी पड़ती है, उसके लिए पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हमें सीटेट में इसे ऑप्शन से नहीं जाना है, ठीक है। प्राभाषिक जागरूकता, यानी भाषा के बारे में जागरूक हो, अवेयर हो कि भाई बहुभाषा एक संसाधन की तरह काम करती है, बहुत अच्छी बात है, क्लास में पोषित करना चाहिए बहुभाषा को, तो इसके लिए भी जागरूक हो, अलग अलग भाषाएं सबकी उन्हें स्वीकार करना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। फर्स्ट भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है? डी में, हाँ डी में तो दिया गया फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा या फिर बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है, यानी अपने ही एक्शंस को गाइड कर रही है या कर रहा है, करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है। देखो यहाँ ऑप्शन चेंज हो गया, अगर यहाँ तक ऑप्शन होता तो आंसर अलग था, लेकिन वो श्रव्य नहीं है, यानी सुन नहीं सकते, मन मन में चल रहा है काम। उसके वाचन को क्या कहेंगे? बताइए उसे क्या कहेंगे जो मन मन में ही बोल रही है, बच्चे सुनाई नहीं दे रही? आंतरिक भाषा या निजी भाषा यानी प्राइवेट स्पीच, या फिर साइलेंट इनर स्पीच, सामाजिक भाषा या सोशल स्पीच। लिख देती हूँ मैं, ये है साइलेंट इनर स्पीच, इंग्लिश में रिलेट कर सकते हैं। जो चीज बताओ ना एक बात, जो आपको हिंदी में जो भी वर्ड ना है ना, वो बस उसकी इंग्लिश देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, अगर आपकी इंग्लिश में कमांड अच्छी है तो, है ना। निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच, ठीक है, और सामाजिक भाषण यानी सोशल स्पीच, ठीक है। आत्म केंद्रित भाषण ये है ईगोसेंट्रिक, इसकी बात तो प्याजे करते हैं, अहम केंद्रित, कि बच्चा बस अपना ही पर्सपेक्टिव सोचता है कि मैं ही हूँ बस, तो ये तो हमारा ऑप्शन कट गया, है ना। ये क्या कह रही है? श्रव्य नहीं है, यानी दूसरों को सुन नहीं रही है। भाई सुन नहीं रही है तो वो मन मन में बोल रही है, उसकी साइलेंट इनर स्पीच है, अंदर ही अंदर बोल रही है, मन मन में ही अपने एक्शंस को गाइड कर रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक भाषण, ठीक है। और अगर बच्चा अकेले में बैठ के बोल रहा है ओरली बोल रहा है तो प्राइवेट स्पीच है, और अगर मम्मी पापा से बोल रहा है, सभी से बोल रहा है, किसी से भी बोल रहा है तो है सोशल स्पीच, ठीक है ना, याद रखेंगे ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, आंतरिक भाषण। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा भाषा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है, कंटेक्स्ट से जुड़ी है? जो बताइए, अर्थ विज्ञान, या तो सिमेंटिक्स बोल लो या इकोनॉमिक्स बोल लो, चलो। उपयोगिता विज्ञान यानी यूटिलिटी साइंस, यूटिलिटी का मतलब होता है कि बच्चे के दैनिक जीवन से जोड़ना, कोई भी चीज पढ़ा रहे हो तो उसके दैनिक जीवन से जोड़ना, ठीक है। और हम इसे प्रेग्मेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। आकृति विज्ञान यानी मोर्फोलॉजी, आंतरिक संरचना देखना शब्द की या किसी भी चीज की। स्वर विज्ञान यानी फोनोलॉजी। तो भाई भाषा संदर्भ की बात हो रही है, संदर्भ यानी कंटेक्स्ट की बात हो रही है, तो उपयोगिता विज्ञान आएगा, यानी बच्चे को संदर्भ में पढ़ाना, ठीक है। तो ये प्रेग्मेटिज्म उपयोगिता विज्ञान होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समूह वाद विवाद में भाग लेने के लिए भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है। पहले तो यही वर्ड देख लेना है, समूह वाद विवाद, चलो ठीक है। क्या रखता है कि 4 विद्यार्थी कनिष्ठ से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए, यानी चार जो बच्चे हैं वो तो छोटी क्लासेस के हैं और 1 बच्चा बड़ी क्लास का है, ठीक है। जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठ की सहायता ले सकते हैं, यानी भाई हेल्प भी ले रहे हैं, है ना, हेल्प भी ले रहे हैं। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? समूह निर्माण हो रहा है, यानी ग्रुप लर्निंग हो रही है, पीयर ट्यूटरिंग हो रही है और ग्रुप डिस्कशन हो रहा है,
तो बताइए किसके सिद्धांत पे आधारित है, कौन करता है समूह की बात, सहायता की बात, कोऑपरेटिव लर्निंग की बात, तो बताइए कौन करता है, पियाजे करते हैं, नहीं भैया, वाइगोत्स्की करते हैं, तो हमारा ऑप्शन हमें मिल गया, वाइगोत्स्की करते हैं ये बात। समाज की बात भी वाइगोत्स्की करते हैं, समूह में सीखना चाहिए, बच्चा अंत्यक्रिया करके सीखे, डिस्कशन के थ्रू सीखे, वाद विवाद करे, अपने दोस्तों से सीखे, पीयर लर्निंग करे, तो ये पीयर लर्निंग ही तो है, ग्रुप लर्निंग ही तो है ये, कि 4 बच्चे छोटी क्लास के, एक बच्चा बड़ी क्लास का, एक दूसरे से हेल्प ले रहे हैं, है ना। तो इसकी बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की, ठीक है। सहायता, हेल्प की बात, पार्ट इसके फोल्डिंग, है ना, तो ये क्या है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्रेशन और ब्लूम की बात यहाँ पे हो नहीं रही है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है, यानी ग्रुप में कोई भी प्रेजेंटेशन हो रहा है, कुछ भी काम हो रहा है, तो एक बच्चा कुछ अलग ही व्यवहार कर रहा है, कुछ अटपटा, मतलब पिटने लायक, पीटना नहीं है पर बच्चे को एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे, बताइए। सीटेट के पर्पज से बताना है, वैसे नहीं कि जाके थप्पड़ लगा देंगे उसका व्यवहार अच्छा नहीं है ना। ए ऑप्शन है, समूची कक्षा के सामने उस पर चिल्लाएंगे, कि समूची कक्षा क्या होता है, वॉल क्लास, मतलब पूरी एंटायर क्लास बैठी हुई है, 50 से 100 बच्चे बैठे हैं, तो उसके सामने चिल्लाएंगे, ओए खड़े हो, ऐसे नहीं करना है ना। तो हमें तो, हमारा बच्चा तो भगवान है, हम उसे ऐसे नहीं बोल सकते, उससे बात करेंगे, हाँ भाई उससे प्यार से बात करेंगे कि बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो, या बच्चा ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि उससे बात करेंगे, भाई क्यों कर रहे हो ऐसे, क्यों क्यों अनुचित व्यवहार कर रहे हो, तो सेकंड ऑप्शन ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं। उससे सभी के सामने, उससे सभी के सामने बात करेंगे, कि पूरी क्लास के सामने बुलाएंगे, हाँ भाई क्यों कर रहे थे ऐसा, तो भाई तब भी लज्जित होगा, तो बच्चे की बेइज्जती थोड़ी ना करनी है। फोर्थ ऑप्शन है, उसे कुछ नहीं कहेंगे और उसे स्वयं अनुशासित होने की अपेक्षा करेंगे, यानी उसे इग्नोर कर देंगे, चल थोड़ी देर में अपने आप अनुशासन में आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं करना है, हमें तो सॉल्यूशन ढूंढना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, कि उससे बात करेंगे, उसे प्यार से पूछेंगे, है ना, लेकिन अलग से, सबके सामने नहीं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। बस इसी तरह ऑप्शंस को ढूंढना है, बिल्कुल हल्के दिमाग से, ज़्यादा डीप स्टडी जब कर लेते हैं ना, तब भी ऑप्शंस में इलझ पिलझ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेखन की योग्यता में कमी जो विकृत हस्तलेखन से संबंधित है को क्या कहेंगे, जिसे लिखने में दिक्कत है उसे क्या कहेंगे, बताइए। लेखन वैकल्य, भाई जब लिखने में ही संबंधित है, लिखा ही नहीं जा रहा उससे, तो लेखन वैकल्य ही होगा, यानी डिस्ग्राफिया, तो ऑप्शन तो हमारा मिल गया। क्रिया वैकल्य, डिस्प्रेक्सिया। गणन वैकल्य, ये कैलकुलेशन की बात कर रहा है, डिसकैलकुलिया। वाचन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया, ये पढ़ने की बात कर रहा है, तो लिखने से संबंधित दिक्कत है, तो लेखन वैकल्य ही होगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, बताइएगा आप भी। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षिका विद्यार्थियों को कुछ पर्चियों पर अधूरे अधूरे वाक्य लिखकर देती है, यानी कैसे कर रही है, कोई भी वर्ड लिख रही है, ऐसे लिख रही है, बॉय ऐसे लिख दिया, फिर गुड लिख दिया, फिर एम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे आई लिख दिया, इस तरह से क्या है, सेंटेंस दे रही है, अधूरी पर्चियों में दे रही है ना। विद्यार्थी को प्रत्येक अधूरे वाक्य को उसके सही भाग से जोड़ना है। बच्चे को क्या करना है, तो इसे पूरी तरह अच्छा लिखना, आई एम अ गुड बॉय, मतलब हिंदी में दिए होंगे उसने, मैं तो ऐसे ही लिख रही हूँ सिंपल, मतलब एग्जाम्पल के लिए। अधूरे वाक्य को सही भाग से जोड़ना है, तो ऐसे मतलब बिल्कुल अच्छा वाक्य बनाना है ना। कक्षा में ऐसी गतिविधि कराने का क्या उद्देश्य हो सकता है, तो बताइए जो ऐसी एक्टिविटीज वो करा रही है उसका क्या एम हो सकता है बताओ। सही वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करना, या फिर लेखों की रचना करना सिखाना, कि भाई रचनाएं बनाना सिखाना, ऐसा तो नहीं है। विराम चिन्हों पर ध्यान केंद्रित करना, कि विराम चिन्ह कहीं छूट तो नहीं गए हैं, तो विराम चिन्ह की तो बात यहाँ की नहीं गई है, ये तो पूरे वाक्य की बात कर रहा है। शिक्षार्थियों को अपने वाचन में सुधार योग्य बनाना, कि बच्चे क्या है अच्छी तरह पढ़ सकें फ्लुएंसी के साथ, उन्हें इस योग्य बनाना, तो भैया ये ऑप्शन भी नहीं होगा। शिक्षक क्या कर रही है, वाक्य विन्यास कर रही है, यानी सिंटेक्स सिखा रही है, उन्हें सिंटेक्स सिखा रही है, स्ट्रक्चर सिखा रही है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिगाड़ दिया, फिर कह रही है कि इसे ठीक करो, अलग अलग पर्चे देख, तो क्या कर रही है, स्ट्रक्चर सिखा रही है, उसे क्या बोलते हैं, वाक्य विन्यास, यानी सिंटेक्स। हमने इंग्लिश में पढ़ा था ना सिंटेक्स, कि पूरे स्ट्रक्चर, किसी भी सेंटेंस को एक तरीके से लगाना, पूरे स्ट्रक्चर्ड के साथ लगाना, बोलते हैं सिंटेक्स, ठीक है, वाक्य विन्यास। तो टीचर क्या कर रही है, उन्हें वाक्य विन्यास पर ध्यान केंद्रित करा रही है, ठीक है।
आया ना समझ। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है। भैया बताइए कौन कहते हैं ये बात, यह कथन किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की से। वाइगोत्स्की तो भैया हर जगह समाज की बात करते हैं कि समाज से बच्चा सीखता है, डिस्कशन से बच्चा सीखता है ना, और सोसाइटी की बात, कल्चर की, संस्कृति से बच्चा सीखता है। भाषा को इन्होंने टूल बताया है। नहीं, ऐसा प्याजे कहते हैं कि बच्चा क्या है, जन्मजात अर्जित कर लेता है भाषा को। चॉम्स्की कहते हैं ऐसा, तो क्या है, बच्चे में क्षमता होती है जन्मजात अर्जित करने की। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यानी बाय बर्थ ही उसमें ये होता है, अर्जित कर लेता है वो भाषा को। ठीक है, भाषा अर्जन क्या होता है, जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज, जो हमारी घर की भाषा होती है, जो हम सिंपली बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा कौन कहते हैं? चॉम्स्की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समाज भाषा विज्ञान का हिस्सा नहीं है? समाज भाषा विज्ञान क्या होता है? सोशियोलिंग्विस्टिक। सोशियोलिंग्विस्टिक। ठीक है, जिसके अंदर सोसाइटी भी आ जाता है। ठीक है, राजनीतिक विज्ञान भी आ जाता है, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सारे आ जाते हैं इसके अंदर। सत्तात्मक कार्य को सामाजिक आ गया, आर्थिक, राजनीतिक तथा भाषा परिवर्तन पर उनके प्रभाव का अध्ययन की इसकी स्टडीज के अंदर की जाती है। बात तो ठीक है, सोशियोलिंग्विस्टिक के अंदर इसकी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, समाज भाषा विज्ञान। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है बोलने से संबंधित कुछ विशेषताओं के प्रति लोगों के व्यवहार का अध्ययन। इस चीज का अध्ययन भी सोशियोलिंग्विस्टिक के अंदर किया जाता है कि लोगों का व्यवहार कैसा है समाज के प्रति, बोलने से संबंधित। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन। बोलचाल का अध्ययन तो हो सकता था, लेकिन ध्वनियां नहीं है, साउंड का थोड़ी है इसमें कुछ लेना देना, इसका तो सारा समाज से है ना। समाज में बोली के बारे में सामान्य दृष्टिकोण, चलो ये भी है, इसके अंदर पढ़ सकते हैं हम, लेकिन ध्वनियों को नहीं पढ़ सकते इसके अंदर, है ना। तो ये ही ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। तो पूछा है नहीं पूछा है तो थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे हम। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ध्वनियों का अध्ययन, तो साउंड की बात नहीं है सोशल लिंग्विस्टिक में, कुछ भी समाज के बारे में पढ़ सकते हैं, बोलने से संबंधित कुछ भी, कैसा दृष्टिकोण है, कैसे बोलते हैं समाज में, समाज के रूल्स, वैल्यूज, नॉर्म्स को कैसे अपनाते हैं, है ना। तो ये चीज सारी पढ़ सकते हैं, लेकिन ध्वनि और साउंड के बारे में थोड़ी इसमें कुछ है। ठीक है, तो ये क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त गतिविधि है? बताइए सबसे उपयुक्त कौन सी होगी भाषा कौशल के शिक्षण में, LSRW में। ठीक है, कविता वाचन की कविता पढ़ें, या फिर कक्षा में नाटक करवाना या नाटक करना। भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है, तुम नाटक करवा रहे हो, एक्टिविटीज करवा रहे हो, इतनी बढ़िया गतिविधि है, बच्चे नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, इसे रोल प्ले भी लिखा मिलता है, ये ऐसे ही लिख देता है एग्जामिनर। वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कराना, यानी डिबेट कंपटीशन कराना, या भाषा प्रतियोगिता का आयोजन कराना, या फिर मतलब कंपटीशन करवाना कुछ भी लैंग्वेज का किसी भी। तो बताइए क्या होगा सबसे अच्छा ऑप्शन, आपको पता तो चली गया है, सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि कक्षा में क्या है सबसे अच्छा है नाटक कराना, है ना, रोल प्ले। अगर रोल प्ले ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो इस पे भी चले जाते, लेकिन हमें क्या है अच्छे ऑप्शंस के पास जाना होता है कि चार ऑप्शन में से बेटर कौन सा है ना। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, कक्षा में नाटक करना। आगे चलते हैं, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास की आवश्यकता है। सृजनात्मक लेखन यानी क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। बताइए किसकी आवश्यकता है, औपचारिक लेखन यानी फॉर्मल राइटिंग, अनौपचारिक लेखन यानी इनफॉर्मल राइटिंग, या नॉन फॉर्मल राइटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रतिवेदन लेखन इसे बोलते हैं रिपोर्ट राइटिंग, निबंध लेखन यानी एस्से राइटिंग, चलो मैं लिख ही देती हूँ, रिपोर्ट राइटिंग बोलते हैं इसे बोलते हैं एस्से। ठीक है, एस्से राइटिंग। तो क्या है, सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त है क्रिएटिव राइटिंग, फ्री होकर लिख रहा है बिल्कुल मजे में, जिसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई रुकावट नहीं है कि तुम्हें इतनी शब्दों में लिखना है। तो वो क्या हो सकता है, देखो फॉर्मल तो हो नहीं सकता, फॉर्मल में तो पूरे स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना पड़ेगा, तो वो क्या होगा नॉन फॉर्मल या इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक लेखन, जिसमें क्या है बच्चा फ्री होकर लिख सकता है, अपने दोस्त को कोई भी चिट्ठी लिखना,
ठीक है, डायरी लिखना, कोई भी उसमें अपने विचार लिखना, तो कुछ ना कुछ सोचेगा, क्रिएटिव भी आएगा, इमेजिनेशन लगेगी उसके माइंड में। किसी को तुम्हें पत्र लिखना हो, मतलब सिंपल पत्र, ज़्यादा उस पर मत जाना मतलब किसी को भी सिंपल लिखना हो, अपने दोस्त को चिट्ठी लिखनी हो, तो उसमें क्या है, आप अच्छे अच्छे शब्द लिखोगे, है ना, कुछ क्रिएटिव लिखने की कोशिश करोगे कि सामने वाला इंप्रेस हो जाए, भाई देख के खुश हो, है ना। और वैसे भी फ्रीली लिखोगे, कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, अनौपचारिक लेखन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, ये 14 ही लिख दिया मैंने, सॉरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, बताइए। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी आया है, हिंदी में भी आया है, बताइए। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, अवधी है शामिल, या फिर नागपुरी, नागपुरी तो नहीं है, या फिर बोडो है, या फिर राजस्थानी है, तो बताइए कौन सा होगा। तो ये तो एक तरह से याद करने का ही क्वेश्चन है ना। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो शामिल है, कौन सी शामिल है, बोडो, बोडो लैंग्वेज शामिल है। ये मैंने कुछ लैंग्वेज लिखी हुई हैं, आप इन्हें देख लें एक बार। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है 22 भाषाएं, कौन कौन सी हैं, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ठीक है, तो अब की बार बोडो पूछा है, अगली बार क्या पता मराठी दे दे भाई, अब की बार क्या पता अगली बार क्या मलयालम दे दे, तो एक बार इन पे नजर डाल लेना, मैं आपको ये पीपीटी दे दूंगी। ठीक है, मैं ये आपको पीडीएफ दे दूंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 15, बताइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को अनुदेशन माध्यम बनाने की सिफारिश करता है। अनुदेशन मतलब है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाने का क्या मीडियम होना चाहिए, कैसे पढ़ाएं भाई बच्चों को, कि किस भाषा में पढ़ाएं, ये कह रहा है ये। और 2005 का जो एनसीएफ है उसके अकॉर्डिंग मातृभाषा में पढ़ाएं या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएं, या 8वीं अनुसूची में जो भी जितनी भाषा उनमें से कोई सी भी उठाएं उससे पढ़ाएं, या फिर अंग्रेजी से पढ़ाएं। तो बताइए, सबसे बहुत हल्का क्वेश्चन है ये तो, क्योंकि एनसीएफ तो यही कहता है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, उसकी मदर टंग में पढ़ाओ, है ना, उसकी मदर टंग में पढ़ाओ, बच्चे को मदर टंग में, उसकी मदर टंग में ही पढ़ाना है शुरुआती में। ठीक है, तो क्या है, मातृभाषा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है, बताओ सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। लेक्चर विधि, भाई लेक्चर मेथड तो बहुत मतलब ओल्ड मेथड है, बिल्कुल नेगेटिव की तरफ जाता है। जहां भी लेक्चर विधि दिखे, हिंदी में इंग्लिश में कहीं भी, आंख बंद करके कट लगा देना। ठीक है, आगमन विधि, ये सबसे अच्छी विधि होती है। आगमन विधि की बच्चे को क्या है, पहले उदाहरण दिए जाते हैं किसी भी चीज के, फिर रूल या फिर पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी विधि है। निर्देश विधि, वार्तालाप विधि, तो व्याकरण पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी जो विधि है वो है आगमन विधि। ठीक है, उदाहरण पढ़ाना पहले बच्चे को, फिर रूल्स पे जाना, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हाँ, मुझे आपको एक बात बतानी थी कि मैं मैथ की मैराथन कराऊंगी, जिसमें कंप्लीट मैथ पेडागोजी होगी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में कराई हुई है, लेकिन अब की बार बिल्कुल कंसाइज वे में, शॉर्ट में, पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगी और प्रैक्टिस के साथ कराऊंगी। ठीक है, तो आपको कल या परसों आपको मैराथन मिलेगी, तो देखना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी लोग ज्वाइन करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, यही कहना था। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, अगर पुराने हैं नहीं किया हुआ तो भैया कर दें, शेयर भी कर दिया करो। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।